धीरे धीरे मैंने रस्सी माँ भेड़िए की तरफ बढ़ाई और सावधानी से उसे उसके मुंह पर लपेट दिया। अब वो किसी को काट नहीं सकती थी। फिर मैं उसे नदी तक ले गया, जहाँ मैंने धीरे से उसके घाव साफ किए। उस रात हम एक गुफा में साथ आराम करने के लिए रुके। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो माँ भेड़िया सीधे मुझे घूर रही थी। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जड़ी बूटियां इकट्ठा करने चला गया। जब मैं अपना घाव ठीक कर रहा था तभी उसने बिना मुझसे नजर हटाए अपने पंजों से मुंह की रस्सी धीरे धीरे खोल दी। मैं पानी का कटोरा लेकर उसकी ओर बढ़ा, धीरे से बात करता हुआ। हालांकि वो मेरी एक भी बात नहीं समझ सकती थी। धीरे धीरे वो शांत हुई और आखिरकार मेरा दिया पानी पी लिया। अभी हमें सबसे ज्यादा भोजन की जरूरत थी, लेकिन सर्दी नजदीक आ रही थी और जमीन पहले ही ठंडी और बंजर हो चुकी थी। खाने को लगभग कुछ नहीं था, इसलिए हम कीड़े खोदकर गुजारा करते थे। माँ भेड़िया साफ तौर पर खुश नहीं थी। आखिर हर दिन खाने के लिए बस कीड़े ही तो थे। फिर एक दिन मैंने हिम्मत जुटाकर एक खरगोश का शिकार किया। जैसे ही उसे मांस की गंध आई, माँ भेड़िया सावधानी से उठ खड़ी हुई और उस पर झपटी, पर चूक गई। मैंने कच्चे मांस का एक टुकड़ा फाड़ा और खा लिया। हालांकि मुझे असल में एक गरम पका हुआ खाना चाहिए था। आखिरकार मेरी अलाव से धुआं उठा और मुझे कुछ गरम खाने को मिला। माँ भेड़िया मेरे पास बैठी गिड़गिड़ाती नजरों से मुझे देखती और धीमी आवाज में कराहती रही, मानो मुझे याद दिला रही हो कि उसे ना भूलूं। मैंने उसे डांटने का नाटक किया और फिर उसकी ओर मांस का एक टुकड़ा फेंक दिया। उस रात मैंने उसे सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया, पर उसने फिर अपने दांत दिखा दिए और मुझे पास नहीं आने दिया। इसलिए हम बस तारों के नीचे साथ बैठे रहे। अचानक मुझे घर की याद आने लगी। मैं भेड़िए से चुपचाप बातें करता रहा। हालांकि वो मुझे समझ नहीं सकती थी और पता ही नहीं चला कि मैं कब रोने लगा। मुझे इस हाल में देखकर उसने मानो मेरी मदद करने का फैसला कर लिया। तब तक मेरा पैर लगभग ठीक हो चुका था और अब घर लौटने का समय आ गया था। जाने से पहले मैंने माँ भेड़िए को अलविदा कहा, पर उसने अपने दांतों से मेरा स्कार्फ पकड़ लिया। उसे वापस खींचने में मुझे पूरी ताकत लगानी पड़ी। मैं उसे भगाने की कोशिश करता रहा ताकि वो अपनी जगह लौट जाए, पर वो बस वहीं लेटी रही और जाने से इनकार करती रही। कोई चारा न देखकर मैंने अकेले ही अपनी यात्रा शुरू की। मैं कुछ ही कदम चला था कि वो फिर मुझसे आ मिली। मैंने उसे कितना भी भगाने की कोशिश की, वो जाने को तैयार नहीं थी। तभी माँ भेड़िया अचानक तेजी से दौड़ पड़ी। हैरान होकर मैं उसके पीछे भागा। पहाड़ की तलहटी में मुझे जंगली सुअरों का एक झुंड दिखा। वो तुरंत उन पर टूट पड़ी। मैंने घबराते हुए अपना भाला उठाया, पर जब एक सुअर मेरी ओर लपका तो मैं घबरा गया और उसे भागने दिया। माँ भेड़िया ने मुड़कर मुझे ऐसी नजरों से देखा जो निराशा से भरी लग रही थी। जब वो चलने लगी तो मैंने जल्दी से अपनी सीटी बजाई। ऐसा लगा जैसे उसके भीतर कुछ गहरा उस आवाज का जवाब दे रहा हो। जब भी उसने सीटी सुनी वो लौट आई और इस तरह इतिहास का पहला कुत्ता जन्मा। मैंने उसका नाम अल्फा रखा। उस दिन से हम साथ शिकार करने लगे। अल्फा शिकार का पीछा करती और मैं खाना पकाता। कभी कभी मैं शिकार में मदद करता, पर ज्यादातर मैं बस बाधा बनता। हर रात खाने के वक्त अल्फा मुझे ऐसे देखती जैसे मैं बेकार हूँ, पर सोने का समय होते ही वो खुद ही मेरे पास आकर लिपट कर बैठ जाती। हर सुबह वही मुझे जगाती थी। समय बीतता गया। अल्फा दिनों दिन गंदी होती गई तो मैंने उसे नहलाने का फैसला किया। मेरा तरीका बिल्कुल भी नरम नहीं था। मैंने उसे पकड़कर सीधे नदी में फेंक दिया। इसके बाद उसने पानी में तैरती मछलियां देखी। उसने सही पल का धैर्यपूर्वक इंतजार किया, फिर एक ही झटके में मछली पकड़ ली। उस दिन से अल्फा और मैं जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर हो गए। जल्द ही सर्दी आ गई। पहाड़ों पर गहरी बर्फ छा गई। तब तक हम एक बेहतरीन टीम की तरह काम करने लगे थे। आसानी से शिकार गिरा लेते थे। पर एक रात एक और भेड़िया धीरे धीरे हमारे पास आया। मैंने घबराकर भाला उठाया। फिर मैंने देखा कि अल्फा उस अजनबी की ओर चल पड़ी। उसी पल मुझे समझ आ गया। मैंने उसे जाने देने का फैसला किया। इसके बाद हर रात मुझे अल्फा की याद सताती रही। एक दिन बर्फीले तूफान में रास्ता बनाते हुए मैं गलती से एक जमी हुई झील में गिर गया। तेज धारा मुझे बर्फ के नीचे खींच ले गई। मैं बार बार अपनी मुट्ठी बर्फ पर मारता रहा। तभी एक भेड़िया दिखा। ये अल्फा थी। वो लौट